हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे और आप लोगों का जो प्रिपरेशन चल रहा है 14th जेपीएससी का वो बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने जेपीएससी का फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे। ठीक है, जिन लोगों का एज अगर एवव हो गया होगा तो उन लोगों को रिलैक्सेशन का में भी कल का जो नोटिस आया था 3 फरवरी का कि मे बी 5 ईयर का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, तो आप लोग वेट कीजिए। ठीक है, और जो लोगों का फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है, ठीक है, वो लोग जो लोग अंडर 35 है तो वो लोग जाइए और फॉर्म को फिलअप कीजिए। ठीक है, और जो लोग फॉर्म फिलअप कर चुके हैं वो लोग जाके कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। ठीक है, कि यस मैम हमने फॉर्म फिलअप कर लिया है। ठीक है, और अगर फॉर्म फिलअप इसमें ओटीआर के लिए अगर जिन लोगों ने जेपीएससी जेट का जो फॉर्म भरे हो ना, उन लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि उन लोगों ने पहले ही ओटीआर कर चुके हैं। ठीक है, तो ओटीआर किए हुए हैं जो लोग हैं तो उसमें बस क्या देखेगा कि रिसेंट का फोटो अपडेट करना पड़ेगा और सिग्नेचर को अपडेट करना पड़ेगा, बाकी सब उसी से कंप्लीट हो जाएगा और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आप लोगों का। जो लोग न्यू न्यू स्टार्टर कर रहे हैं उन लोगों को थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वगैरह बहुत सारा अपलोड करना है। ठीक है, मैट्रिक से लेके ग्रेजुएशन तक का। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, झारखंड औद्योगिक नीति। ठीक है, और पुनर्वास नीति और पुनर्स्थापन नीति। ठीक है, इसमें है कि आपका जो 2023 में जो एक पेपर हुआ था उस टाइम इससे आपका 4 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 23 में 21 में भी इससे 3 क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज जो मैं क्लासेस करवाऊंगी ना, एक्चुअली जो इसका जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका वेटेड 6 मार्क्स का है। ठीक है, बट क्वेश्चंस 4 पूछे गए थे, बट हो सकता है कि 6 क्वेश्चन पूछा जाए, तो इसीलिए बी केयरफुल और ये जो क्लासेस मैं आज लूंगी उसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पेपर 1 का क्लासेस चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग चाहिए पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी को प्रॉपर वे में कीजिए। ठीक है, क्योंकि उससे बाहर नहीं पूछा। वो जो क्लासेस चल रही हैं वो सारा आपका स्टेट एग्जाम्स के ही लिए है। ठीक है, चाहे वो आप बीपीएससी वाले हो या फिर यूपी वाले हो या तो फिर 14th जेपीएससी वाले हो, सारे कोई जाके वो सब क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो हमारा जो 1000 सब्सक्राइबर का जो हमारा टारगेट है, तो प्लीज आप लोग क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है, कि ताकि 1K का सब्सक्राइबर जल्दी से फुलफिल हो जाए और हम लोग को भी मोटिवेशन मिले कि हाँ आप लोग देखते हैं और शेयर भी करते हैं। और क्लास खत्म होता है तो प्लीज आप लोग ना कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, इससे मोटिवेशन आता है कि हाँ आप लोगों को हमारी क्लासेस पसंद आती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज का क्लास में क्या मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो पहला है कि देखते हैं कि झारखंड औद्योगिक नीति। ठीक है, इसको संक्षिप्त में देखते हैं लेकिन पूरा विश्लेषण होगा। ठीक है, 1 लाइनर है बट जो पूछा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग में लेके आई हूँ। तो औद्योगिक नीति का क्या उद्देश्य है। ठीक है, जो झारखंड का जो औद्योगिक नीति जो लाया गया था 2002 से औद्योगिक नीति आया था। ठीक है ना, तो इसमें औद्योगिक नीति को पहले देखते हैं कि क्या। तो औद्योगिक नीति का जो लाने का जो मेन जो पर्पस था ना, वो था कि आपका राज्य में जितने भी उद्योग है उसको क्या करना था, बढ़ावा देना था। ठीक है, और क्या करना था, तो रोजगार का सृजन करना था और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करना था। ठीक है, और इसमें था कि एमएसएमई और स्टार्टअप और बड़े उद्योगों को आकर्षित करना था और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। आप लोगों को पता होगा कि झारखंड जो है ज्यादातर माइनिंग से जाना जाता है। ठीक है ना, तो वहां पे क्या है कि जो भी उद्योग हैं उसको डेवलपमेंट करने के लिए 2002 में आपका औद्योगिक नीति को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो इसका जो लाने का जो मेन रीजन क्या क्या रहा है आपका, तो उद्योगों का विकास करना रहा था, फिर रोजगार को सृजन करना रहा था, कि जो भी स्थानीय संसाधन थे उसका कैसे उपयोग करना है, और एमएसएमई जो है उसका स्टार्टअप और बड़े उद्योगों को आकर्षित करना, क्षेत्रीय जो असमानता है उनको कम करना था। ठीक है,
उसमें देखते हैं कि इसका औद्योगिक नीति के प्रमुख मतलब क्या-क्या थे, ठीक है? तो फर्स्ट देखते हैं कि वर्ष और नीति। 2001 में क्या हुआ था कि पहली औद्योगिक नीति का गठन मतलब के बाद, ठीक है? यानी कि 2001 में भी आया था, ठीक है? औद्योगिक नीति, तो इसके बाद क्या हुआ, 2012 आया, ठीक है? 2012 में इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसको औद्योगिक नीति को 2012 को, फिर उसके बाद कब किया गया था, तो 2016 को, फिर कब किया गया, तो 2021 को। याद रखिएगा ये जो 2021 का जो औद्योगिक नीति है ना, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है? क्योंकि 2021 को 2016 का जो औद्योगिक जो नीति है ना, उसको रिप्लेस करके लाया गया, यानी कि 2016 का जो है आपका औद्योगिक नीति, उसको उसके जगह पे 2021 को मतलब रिप्लेस किया, ठीक है? ऐसे भी जो झारखंड का जो औद्योगिक नीति जो प्लान चल रहा है, वो 5 ईयर का प्लान नहीं है, ठीक है? ये जो भी औद्योगिक नीति यानी कि 2001 से जो 5 तक, यानी कि 5 इसको नहीं लिया गया था, कब से आया था, तो 2001 आया था, बट स्टार्टअप कब हुआ था, 2003 से हुआ था। तो 2003 से आपका 2008 तक, ठीक है? और 2008 का जो औद्योगिक नीति है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। 2008 और 2021 का औद्योगिक जो नीति है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 14th जेपीसी। ओके, आई अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम, माय वर्ड्स। तो देखते हैं कि आगे का क्या है। तो आगे फिर इसमें है कि आपका जो 2021 का जो आपका जो लाया गया था आपका औद्योगिक जो नीति लाया गया था, उसमें क्या किया गया था कि इसमें बहुत ज्यादा निवेशों को प्रोत्साहन किया गया था, ठीक है? जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर नीति जो माना जाता है झारखंड का, वो 2008 और 2021 को माना जाता है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आगे। इसमें कि औद्योगिक नीति का सेक्टर्स क्या है, ठीक है? कौन कौन सा सेक्टर्स में आपके औद्योगिक नीति को लागू किया जाता है, ठीक है? यानी कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनको शामिल किया जाता है। तो जो शामिल किया जाता है आपका कौन कौन सा हो जाएगा, पहला तो पहला हो जाएगा आपका कौन सा, तो खनिज आधारित उद्योग, फिर स्टील आ जाएगा, फिर सीमेंट आ जाएगा, फिर ऊर्जा आ जाएगा यानी कि एनर्जी, फिर एमएसएमई आ जाएगा, और फूड प्रोसेसिंग, ठीक है? और टेक्सटाइल भी, और आईटी, ठीक है? आईटी स्टार्टअप को भी इसमें रखा गया, और हैंड मतलब हस्तशिल्प, ठीक है? हैंडमेड जो भी प्रोडक्ट हैं हमारे झारखंड में, हैंडमेड, वो आपका जो भी हस्तशिल्प जो कला है, उसको भी इसमें शामिल किया गया है, किसमें, तो औद्योगिक नीति में। ओके, इसमें देखते हैं कि क्या क्या प्रोत्साहन होता है, ठीक है? इसमें क्या क्या प्रोत्साहन होता है। तो नीतियों का जो कॉमन बेस होता है आपका, इसमें देख सकते हैं, जैसे कि हो जाएगा क्या 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 सामान्य प्रोत्साहन किया जा रहा है इसमें, तो इसमें किया जा रहा है जा रहा है आपका कि कैपिटल सब्सिडी, यानी कि इसको आप कह सकते हैं कि पूंजी का अनुदान, ठीक है? और आपका किसमें, तो एसजीएसटी में प्रतिभूति लाया जाएगा, और बिजली शुल्क में छूट दिया जाएगा, और क्या स्टाम्प ड्यूटी में भी इसमें छूट मिलेगा। भूमि में आवंटन की सुविधा प्राप्त की जाएगी आप लोगों को, फिर स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्रोत्साहन दिया जाएगा। एमएसएमई के लिए विशेष प्रावधान क्या क्या दिया गया है, ठीक है? इसमें देखते हैं कि जो एमएसएमई को भी इसमें ऐड किया गया है, ठीक है? तो इसमें है कि आपको क्या क्या इसमें प्रावधान देखने को मिलता है। तो इसमें जो प्रावधान देखने को मिलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका आ जाएगा कि आसान पूंजीकरण, ठीक है? यानी कि सिंपल आपका कैपिटलाइजेशन, ठीक है? यानी कि पूंजीकरण किया जाएगा आपका, और इसमें क्या होगा कि इसमें एमएसएमई में आपको अधिक सब्सिडी मतलब प्रदान किया जाएगा, इसका अधिक सब्सिडी का प्रावधान है। और क्या है कि जो भी महिलाएं उद्यमी हैं, जो एससी महिला उद्यमी या फिर एससी एसटी उद्यमी को अतिरिक्त लाभ मिलेगा इससे, ठीक है? औद्योगिक नीति से। और क्या होगा, जिला स्तरीय औद्योगिक उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ओके, तो इसमें देखते हैं आपकी क्या है आपका औद्योगिक नीति 2021 देखते हैं आप, ठीक है? क्योंकि 2021 का जो औद्योगिक नीति है ना, इससे आपका 2023 में चार नहीं 3 क्वेश्चन था, ठीक है? इसे 2021 नहीं 2021 से आपका 2 क्वेश्चन था, और 2008 से आपका 3 क्वेश्चन था, टोटल 5 क्वेश्चन थे, ठीक है? तो देखते हैं कि क्या है इसमें। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि नीति का नाम क्या है आपका 2021 वाला का। तो इसका जो हो जाएगा आपका कि झारखंड औद्योगिक एवं निवेश को क्या करना था, तो इसको
प्रोत्साहन करना था। क्या करना था? प्रोत्साहन करना था, ठीक है। लागू किस वर्ष हुआ है ये? तो ये हुआ है आपका 2021 में हुआ है। और ये जो 2021 का जो नीति है ना, ये 2026 तक चलेगा, यानी कि ये साल तक ये कवर अप करेगा। ओके, फिर देखते हैं कि इसमें इसका उद्देश्य क्या है 2021 का नीति का। तो ये जो झारखंड निवेश अनुदान और राज्य बनाना, यह नीति औद्योगिक नीति 2016 के स्थान लेती है, ठीक है। मैं पहले ही बता दी हूँ कि 2016 का जो नीति है ना, उसमें इसको 2021 को रिप्लेस किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? फोकस किसमें किया गया है 2021 में? तो इसमें किया गया है इन्वेस्टमेंट में किया गया है और एम्प्लॉयमेंट में किया गया है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब ये तीन चीजों में इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। किसका? तो औद्योगिक नीति 2021 का, ठीक है। नेक्स्ट है कि नीति का आप बैकग्राउंड देखते हैं थोड़ा, कि जो ये जो आपका नीति है उसका क्या बैकग्राउंड है। तो इसमें आपका हो जाएगा कि खनिज संपन्न राज्य होने के बावजूद भी औद्योगिक जो विकास है वो असमान है, ठीक है। आपको देखने को मिलता होगा कि झारखंड जो है वो खनिज से संपन्न है, ठीक है, लेकिन वहां के जो औद्योगिक जो है, जो डेवलपमेंट है, वो अभी भी बहुत पुअर है, मतलब बहुत ही कम हो रहा है, यानी कि असमान उसको बोल सकते हैं, ठीक है। बेरोजगारी की बड़ी समस्या देखने को मिलती है, ठीक है। आपका जो स्टेट है झारखंड है हमारा, उसमें जो है कि बेरोजगारी का भी समस्या बहुत देखने को मिलता है। और क्या है कि एमएसएमई और स्टार्टअप की जरूरत है। और क्या है कि अन्य जो राज्यों की प्रतिस्पर्धा में देखा जाए तो इन्हीं कारणों से 2021 में व्यापक नीति लाई गई है, क्योंकि 2016 का जो नीति था ना, वो सिंपल नीति था, ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा, जैसे कि सिंपल वे में कह दूं कि 2016 का जो आपका औद्योगिक नीति था उसमें आपका एम्प्लॉयमेंट नहीं जोड़ा गया था, ठीक है, लाइवलीहुड्स वगैरह नहीं जोड़ा गया था। और आपका एक चीज और एक चीज था जो नहीं जोड़ा गया था, एक सेकेंड, हाँ, इसमें इन्वेस्टमेंट और ईज ऑफ डूइंग को नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। बस ऐसे औद्योगिक नीति चल रहा था, ठीक है। तो इसमें है कि 2021 में बहुत सारे चीजों को ऐड करके इसको लाया गया है, ठीक है। इसीलिए इसको 2016 का जो नीति था उसमें रिप्लेस करके इसका नाम क्या कर दिया, 2021 का औद्योगिक नीति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है 2021 का जो नीति है, इसका उद्देश्य है कि घरेलू व विदेशी निवेशों को आकर्षित करना, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार प्रदान करना, एमएसएमई और स्टार्टअप को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना, औद्योगिक आधार का विविधीकरण करना, और क्या करना, आदिवासी पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना, ठीक है। जो भी आपका आदिवासी जो पिछड़े लोग हैं उन लोगों को डेवलप करना, ठीक है। अभी जो जनरेशन चल रहा है उस अकॉर्डिंग अभी भी देखिएगा झारखंड का जो विलेजेस है वहां पे लोग अभी भी डेवलप्ड नहीं हो पाए, ठीक है। उन लोगों को बहुत ऐसा, जो आप विलेजेस देखोगे, गांव देखोगे झारखंड का, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का कोई भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं कि जो इसका जो कार्य रहता है, जो आपका नीति का जो कार्य वैलिडिटी पीरियड रहता है, वो आपका नीति का अवधि कितना तक है, तो 5 वर्ष तक है। आपका 2021 से लेके कब तक है, तो 2026 तक है, ठीक है। इसका क्या है आपका प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर क्या क्या है। तो इसमें देखते हैं कि नीति में निम्नलिखित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई। तो किस किस क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है, यानी कि प्रायोरिटी दी गई है औद्योगिक नीति 2021 में। तो सबसे पहला जो आपका आ जाएगा खनिज आधारित उद्योग, ठीक है। तो खनिज आधारित उद्योग में कौन कौन सा आ जाएगा आपका, तो इस्पात आ जाएगा, यानी कि स्टील आ जाएगा, सीमेंट आ जाएगा, और कौन, तो एल्युमिनियम आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों चीजें खनिज आधारित उद्योग में शामिल है। सेकंड क्या आ जाएगा आपका, तो एमएसएमई आ जाएगा। एमएसएमई में क्या है इसमें शामिल, तो सूक्ष्म सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग और नीति की रीढ़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि कृषि व ग्रामीण उद्योग। कृषि व ग्रामीण उद्योग में क्या क्या शामिल किया जाएगा, तो इसमें क्या जाएगा आपका फूड प्रोसेसिंग, डायरी, और आपका क्या वन आधारित उद्योग, ठीक है। यानी कि फूड प्रोसेसिंग को ऐड किया गया है, वन आधारित उद्योग को ऐड किया गया है, और डायरी को उद्योग किया गया है, ठीक है।
ऐड किया गया है। और नए क्षेत्र में क्या क्या आ जाएंगे अभी, तो नए जो क्षेत्र में आएंगे आपको वो आएंगे क्या, आईटीईएस यानी कि आईटी सेक्टर आएगा, और स्टार्टअप आएगा, और टेक्सटाइल आएगा, और हैंडमेड जो भी हस्तशिल्प है वो आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से वो आएंगे यानी कि ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल। ओके, तो ये सारे चीजें शामिल होंगे। तो इसको एक याद रखिएगा आप लोग कि जो आपका जो 2021 का जो औद्योगिक नीति है उसमें प्रायोरिटी सेक्टर में कौन सा सेक्टर मतलब आपको दे दिया जाएगा कि ये कौन सा सेक्टर का है। तो मान लीजिए कि आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम ये खनिज सेक्टर में है, ठीक है। और एमएसएमई में आपका ये सारे आ जाएंगे। और कृषि से पूछ दे तो कृषि से आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन चीजें इंक्लूड है कृषि व ग्रामीण उद्योग में, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग है, डायरी है, वन आधारित उद्योग है। ओके, नेक्स्ट क्या है कि निवेश प्रोत्साहन, ठीक है। निवेश को कैसे प्रोत्साहन करना है, तो इसमें देखते हैं कि कैपिटल सब्सिडी सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखने को मिलेगा आपको, तो कैपिटल सब्सिडी को देखने को मिलेगा। ओके, तो इसमें क्या है, कैपिटल सब्सिडी के अंदर क्या आ जाएगा आपका, तो एमएसएमई आएगा, ठीक है। एमएसएमई को अधिक दिया जा रहा है कैपिटल सब्सिडी में, और बड़े उद्योगों को क्या कर दिया जा रहा है, तीन लोगों को सीमित कर दिया जा रहा है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा आपका एसजीएसटी, ठीक है। एसजीएसटी में है आपका कि प्रतिभूति यानी कि इसके अंदर जो आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा, यानी कि निश्चित अवधि तक, ठीक है। एक जो होता है निश्चित अवधि, एक इसका क्या कर दिया गया, लिमिट टाइम पीरियड कर दिया गया, ठीक है। लिमिट पीरियड कर दिया गया है इसका, और रोजगार सृजन से इसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, स्टाम्प ड्यूटी में छूट भी दिया जाएगा, ठीक है। निवेश में प्रोत्साहन के लिए क्या क्या चीजें मिल रहा है आपको, तो पूंजी अनुदान मिल रहा है, एसजीएसटी में प्रतिभूति मिल रहा है, फिर स्टाम्प ड्यूटी में भी छूट, यानी कि किसमें किसमें, तो भूमि क्रय और पट्टा पर भी आपको दिया जाएगा, और पिछड़े क्षेत्रों में अधिक छूट मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। बिजली संबंधी छूट क्या क्या आपको मिल रहा है, तो बिजली शुल्क में छूट मिल रहा है, फिर क्या हो रहा है, डिमांड चार्ज में राहत मिल रहा है, ठीक है। ठीक है, एनर्जी से अगर ये रिलेटेड है आप, ठीक है, एनर्जी से जो रिलेटेड ये है आपका, तो आप मेरे को बताइएगा कि झारखंड में कितना यूनिट बिजली फ्री दिया जा रहा है अभी, ठीक है। कितना यूनिट बिजली फ्री दिया जा रहा है, ये पहला कमेंट कीजिएगा। सेकंड कमेंट रहेगा कि आप लोगों को किन लोगों को दिया जा रहा है, ठीक है, किन लोगों को दिया जा रहा है। और थर्ड आंसर कीजिएगा कि कौन सा योजना के अकॉर्डिंग इसको लाया गया है, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चंस का आंसर मेरे को आप टेक्स्ट मतलब कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि स्टार्टअप नीति के समन्वय, ठीक है। स्टार्टअप नीति जो है उसका क्या क्या समन्वय हो सकता है, तो पहला जो हो जाएगा आपका कि स्टार्टअप को क्या करना है, वित्तीय सहायता, ठीक है। स्टार्टअप जो है उसको क्या करना है, वित्तीय सहायता करना है, और क्या कर रहा है, मेंटरशिप भी देना है, और क्या करना है, इसको इनक्यूबेशन, ठीक है, हाँ, इनक्यूबेशन का आपको सुविधा भी इसको प्रदान किया जाएगा, किसमें, तो स्टार्टअप में। स्टार्टअप में आपको दो चीज मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या देखा जाएगा कि वित्तीय यानी कि आपको वित्तीय सहायता दिया जाएगा, और मेंटरशिप भी दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका ना, और एक सहायता मिलेगा और भी, तो वो क्या मिलेगा आपका, नवाचार आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आपका स्थानीय रोजगार पर जोर, जो भी आपका जो स्थानीय जो रोजगार है उन पे भी जोर दिया जाएगा। तो किस तरीके से जोर दिया जाएगा, तो इसके लिए भी कुछ पॉइंट्स है, उसको देखते हैं कि क्या है। तो इसमें जो आपका आ जाएगा कि स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, तो प्रोत्साहन किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि अतिरिक्त उसको प्रोत्साहन किया जा रहा है। और क्या किया जाएगा, तो स्किल डेवलपमेंट से जोड़ना, यानी कि उन लोगों को जोड़ना, ठीक है, जुड़ा। उद्योग प्लस कौशल प्लस रोजगार, ठीक है, उद्योग और कौशल मिला के क्या किया जाएगा उन लोगों को, तो रोजगार का बात किया गया, किसमें, तो 2021 का जो आपका नीति है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आपका, अब देखते हैं कि भूमि पुनर्वास और नीति का संबंध। जो भूमि जो पुनर्वास है और जो नीति का संबंध
इसको कैसे देखते हैं, ठीक है। तो इसका जो उद्योग स्थापना में, ठीक है, इसको देखते हैं कि क्या क्या है। तो इसमें है कि जो पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति को कब लाया गया था, तो 2008 में लाया गया था, ठीक है। ये वाला जो 2008 है, इसका क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस है, मैं आप लोगों को टेलीग्राम में भेज दूंगी, ठीक है। आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि जो मैं पढ़ा रही हूँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और जो क्वेश्चंस में पूछा वो नीचे में जब एमसीक्यूज करवाऊंगी तो आप लोग को वो मैं दिखाऊंगी, ठीक है, कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डोंट वरी, आप अभी क्लास कंटिन्यू करो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास जो नीति 2008 है, जिसमें लागू किया गया है क्या क्या, कि जो विस्थापन से प्रभावित लोगों को क्या करना है इसमें, तो सुरक्षा प्रदान करना, और क्या करना है, तो सामाजिक संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा। कौन सा नीति में, तो 2008 का नीति में। ओके ओके। तो इसमें है आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसी में जो आपका फिर आ जाएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा सिंगल विंडो सिस्टम। क्या आ जाएगा इसमें, तो सिंगल विंडो सिस्टम हो जाएगा, ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, और क्या जाएगा, समयबद्ध स्वीकृति भी दिया जाएगा, नियमों का सरलीकरण किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, नीति का महत्व क्या है, ठीक है, सिग्निफिकेंस देखते हैं इसका। ये जो आपका नीति है 2008 का, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, 2008 का जो नीति है। ओके, तो निवेश में क्या करता है, ये सहायक है, निवेश में ये सहायक है, रोजगार सृजन की जो सीमाएं या चुनौतियां देती है ये, ठीक है, क्रिटिकल व्यूज देती है ये। फिर एमएसएमई को क्या कर रही है, तो मजबूत कर रही है, और क्या, राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देती है, और क्या, तो आदिवासी क्षेत्रों का औद्योगिकरण और विकास कर रहा है, ठीक है। और सीमाएं क्या है, इसके सीमाएं और चुनौतियां देखते कि क्या है इसमें। तो इसमें है कि जो चुनौतियां देखने को मिलेगा आपका जो नीति है आपका 2008 का, उसमें जो आपको चुनौतियां जो देखने को मिलेगा, उसमें फर्स्ट आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है उसमें, तो है कि भूमि अधिग्रहण में समस्या, ठीक है, जो भूमि अधिग्रहण है उसमें समस्या देखने को मिलेगा, और आधारभूत संरचनाएं की कमी देखने को मिलेगी, नीति और क्रियान्वयन में अंतर है, निवेशकों का भरोसा धीरे धीरे बनना, ठीक है, जो निवेशक है, इन्वेस्टर्स हैं, उनमें भरोसा करना मतलब मुश्किल होता है, ठीक है। ये देखते ही होंगे कि जो भी टाउन एरिया है, ठीक है, टाउन एरिया है, वहां पे देखो एक ही लैंड को बार बार सेल और परचेज किया जा रहा है, ठीक है। तो आप इसमें कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स में भरोसा मतलब धीरे बनना, यानी कि नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसमें है कि ये जो इतने सारे जो पॉइंट्स है ना, इसको आप मेंस में यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं झारखंड औद्योगिक नीति, ठीक है, झारखंड औद्योगिक नीति कब का, तो 2016 का देखते हैं, ठीक है। 2016 में क्या, देखिए दो जो इम्पोर्टेंट था आपका 2021, उसको मैं बता दी, ठीक है, क्योंकि वो अभी प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लाया गया है 2021 का, और 2008 का जो था वो भी इम्पोर्टेंट रखता है। ये 2016 का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें है क्या, आप देख सकते हैं कि जो औद्योगिक नीति है, इसमें क्या था कि खनिज आधारित उद्योगों पर क्या अधिक निर्भरता, ठीक है, एमएसएमई को महत्व लेकिन सीमित था, ठीक है। अभी जो 21 को लाया गया है, उसमें क्या किया गया कि एमएसएमई को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया है, ठीक है। और क्या है उसमें, उद्योगों को, जैसे कि अभी बताए थे कि जो भी आपके इस्पात वगैरह है, उनमें ज्यादा आपको फोकस किया जा रहा है, ठीक है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के शुरुआती स्तर पर, यानी कि उस टाइम जो शुरुआत ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस था वो शुरुआती स्तर पर था, इसीलिए ये बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर पाया था, बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाया, इसीलिए 2016 को रिप्लेस करके 2021 को लाया गया है, ठीक है। औद्योगिक नीति 2021 को कैसे ये करता है, तो इसमें है कि हो जाएगा कि निवेश प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण नई नीति, यानी कि इसमें क्या क्या कर दिया गया, तो एमएसएमई, स्टार्टअप, न्यू एज इंडस्ट्री पर जोर दिया गया, और क्या किया गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मुख्य आधार बनाया गया था, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो 2016 का जो था
वो क्या था, ट्रांजिशन फेज था, ठीक है, ट्रांजिशन फेज था 2021 का, जो आप बोल सकते हैं इसको कि इन्वेस्टमेंट जो एम्प्लॉयमेंट ड्राइव फेज है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कौन सा, तो निवेश प्रोत्साहन में अंतर, ठीक है, क्या क्या आपका अंतर देखने को मिलता है, कब कब का, तो आप देखिएगा कि 2016 और 2021 में किस तरह के निवेश हुए थे, ठीक है। तो इसमें पहला देखेंगे आप लोग क्या, तो कैपिटल सब्सिडी, ठीक है, कैपिटल सब्सिडी में 2016 में क्या था आपका, तो ये सीमित था, लेकिन 2021 में क्या हो गया ये, तो अधिक श्रेणी व आधारित था, कैसा था, तो अधिक श्रेणी व आधारित था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका जो आपका SGST का जो प्रतिपूर्ति था, उसमें आपका 2016 का कैसा था, तो 2016 का जो था ये आपका सामान्य था, ठीक है, कैसा था ये, सामान्य था, ओके। और इसका जो था 2021 का जो था ये आपका कैसा था, तो ये आपका रोजगार से जुड़ी हुई थी, ठीक है ना। फिर स्टाम्प ड्यूटी कैसा था, तो जो स्टाम्प ड्यूटी यहाँ पे देखने को मिला कि 2021 में देखने को सॉरी 2016 में देखने को मिला कि ये आंशिक था, ठीक है, 2016 में पूछेगा कैसा था, ये आंशिक था, लेकिन 2021 में कैसा था, तो पिछड़े क्षेत्रों में अधिक छूट दी गई, जो पिछड़े जो क्षेत्र थे उसमें अधिक छूट देखने को मिला, ठीक है। पावर सब्सिडी क्या है था मिला फिर इसमें, तो पावर सब्सिडी जो 2016 का था उसमें लिमिट था, ठीक है, यानी कि सीमित था, ठीक है। और 2021 में क्या हो गया इसका, तो ये बेहतर व स्पष्ट रूप से ये वर्क किया था, ठीक है, दोनों का अंतर मैं बता दी कि कैसा था। अब देखते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, ये किस तरह वर्क करता है, तो इसमें जो हो जाएगा आपका 2016 में किस तरह से कर रहा था, तो 2016 और 2021 में डिफरेंस देखते हैं, तो 2016 में जब सिंगल विंडो आया, ठीक है, चल रहा था, तो वो आंशिक चल रहा था, ठीक है, और 2021 में जो अभी अभी जो 2021 से जो अभी तक चल रहा है वो कैसा पूर्ण डिजिटल हो गया, ठीक है, अभी जो चल रहा है पूरी तरह से कैसा डिजिटल हो गया, ठीक है। अप्रूवल सिस्टम कैसा है, तो अब 2016 का जो अप्रूवल सिस्टम था वो बहुत ही ज्यादा स्लो था, ठीक है, यानी कि उसको बोल सकते हैं बहुत ज्यादा धीमा था, और अभी का जो है जो चल रहा है ये समयबद्ध है, ठीक है, यानी कि जो अभी का जो अप्रूवल सिस्टम जो चल रहा है ये समयबद्ध चल रहा है, और पीछे जो 2016 का था वो स्लो था, धीमा था। ऑनलाइन प्रोसेस देखते हैं कि क्या है, तो 2016 में आप देखिएगा 2016 का जो नीति था उस टाइम ऑनलाइन जो प्रोसेस था वो धीरे चलता था। 2016 में भी आप देखते होंगे कि अगर कोई यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिलअप वगैरह आप करते होंगे तो आपको फॉर्म लेने के लिए कॉलेज कैंपस जाना पड़ता था, ठीक है, तो वहां पे आप जाके फॉर्म को कलेक्ट करते थे, फिर उसको भरते थे, फिर वहीं पे जाके वेरीफाई करवाते थे, फिर उसको जाके फिर दूसरा ऑफिस में जो भी HOD वगैरह होती थी उन लोग के जाके पास आपको सबमिट करना पड़ता था। बट अभी ऐसा कर दिया गया है वहां पे कि आपको ऑनलाइन जो फॉर्म होता है वो ऑनलाइन, अभी का जो फॉर्म है कोई भी यूनिवर्सिटी का आप ले लो, ठीक है, रांची कॉलेज या फिर मारवाड़ी कहीं का भी आप फॉर्म, आपको फॉर्म अगर फिलअप करना है तब उसको ऑनलाइन के थ्रू फिलअप कर सकते हो, ठीक है, उसमें किसी तरह का साइन वाइन करवाने का जाने का कोई जरूरत नहीं है, ऑनलाइन पैसा भी कट जा रहा है, ऑनलाइन फॉर्म भी मिल जा रहा है, ठीक है, सारा कॉलेजेस का भी यही प्रोसेस चल रहा है। तो अभी का जो ऑनलाइन जो प्रोसेस देखिएगा ये पूरी तरह से ऑनलाइन हो गया है, ठीक है, पहले जो था वो कैसा था, तो सीमित था, ओके। आई होप आप लोगों को जो समझ में आ रहा होगा जो मैं बताना चाह रही थी, ठीक है। अब दोनों नीतियों में देखते हैं कि क्या है, तो जो दोनों नीतियां थी उसमें देखते हैं जो पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास जो नीति 2008 से जुड़ी, लेकिन जो भी ये दोनों जो नीति है 2016 और 2021 ये दोनों नीति किससे जुड़ी हुई है, 2008 का किससे, पुनर्स्थापना और पुनर्वास नीति से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि 2021 का जो आपका जो नीति है सामाजिक संतुलन पर ज्यादा जोर दे रहा है, ठीक है, ये जो 2021 का जो नीति चल रहा है अभी वो आपका सामाजिक संतुलन पर ज्यादा जोर दे रहा है, ठीक है। और इसमें देखते समय ओवरऑल नेचर क्या देखने को मिलता है ये सारे नीतियों में 2016 और 21 में, तो 2016 का जो नीति था वो आपका कैसा है, तो ये आपका साधारण था, ठीक है, सिंपल सिंपल था, ठीक है। और अभी जो 2021 का जो नीति है वो कैसा है आपका, तो ये है आपका मानव
प्लस निवेश या रोजगार आधारित है, ठीक है। मानव निवेश और रोजगार आधारित है। ओके, पूछ देगा क्वेश्चन कि 2021 की नीति है वो किस आधार बेस पे है, तो याद रखिएगा मानव निवेश और रोजगार आधारित है, ठीक है। 2008 का अब देखते हैं कि नीति क्या था, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है वही लेके मैं आई हूँ, क्योंकि 2000 आपका जो 16, 21 और 8 यही तीनों से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। उतना 2012 का तो पूछता नहीं है, ठीक है ना। तो देखते हैं 2008 में क्या है। 2008 का नीति पढ़ाने से पहले मैं एक बार आप लोगों को फिर से बता दूं कि अगर आप लोगों को क्लासेस, हमारे जो क्लासेस चल रहे हैं वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी, यानी कि वैप्स एकेडमी का जो जितने भी क्लासेस हैं, अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज आप लोग ना लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आप लोग ना इतने लोग क्लासेस को आके देखते हो, बट क्या करते हैं कि आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं। पहली चीज कि शेयर नहीं करता, दूसरी चीज ये है कि जो भी स्टूडेंट हमारे हैं, ठीक है, जो इस चैनल के जो स्टूडेंट है वो यार प्लीज कमेंट और लाइक करके जाया कीजिए, ठीक है, ताकि हमें भी तो लगे कि हाँ इतने स्टूडेंट हैं जो हमें लाइक कर रहे हैं, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब तो आप कर ही लिए हैं, बट लाइक और कमेंट तो आप लोगों से एक्सपेक्ट तो करती हूँ ना। बाकी स्टूडेंट का तो नहीं पता, जो आएंगे न्यू लर्नर्स वो तो सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक कमेंट दोनों करेंगे, लेकिन जो सब्सक्राइब किए हुए हैं वो कमेंट और लाइक करके ही जाया कीजिए, ठीक है। और क्लासेस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, ठीक है। देखते हैं कि 2008 का क्या था। तो 2008 का जो आप देखिएगा यहाँ पे कि क्या है, इसका नीति का पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसमें है कि जो झारखंड का पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति जो 2008 है कि सरकारी नीति है, ठीक है। ये क्या है आपका सरकारी नीति है, ओके, जिसे झारखंड राज्य सरकार ने 2008 में जारी किया है, ठीक है। कब जारी किया है ये, तो 2008 में। इसका मुख्य लक्ष्य उन लोगों पर और परिवारों का समर्थन करना जिनका विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापन, यानी कि क्या हुआ है आपका लैंड डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, यानी कि विस्थापन कह सकते हैं इसको, ठीक है, यानी कि लैंड डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। और क्या, यानी जब किसी परियोजना के लिए लोगों को अपने घर और जमीन छोड़नी पड़ती है, ठीक है। जैसे कि अभी भी बहुत ऐसा जगह पे है जहाँ पे अगर मान लीजिए कि माइनिंग वाली, जैसे अभी झारखंड तो कोल प्रदेश से जाना ही जाता है, तो मान लो कि वहां पे कोई ऐसा बस्ती है या फिर गांव है, वहां पे कोयला मिल गया, ठीक है। तो जहां पे कोयला मिलता है ना, तो वहां पे उन लोगों को फिर वो अपना जगह छोड़ना पड़ता है, ठीक है, कि ताकि वहां से खनन करके कोयला को निकाला जा सके। तो वो जगह छोड़ा जाता है, उसके जगह कहीं और दूसरे जगह पे वो लोग शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वही है आपका नीति, कौन सा कहता है, तो 2008 का नीति कहता है ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आपका, ये जो है ना 2008 का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज कि इससे 3 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। आपका 2023 में 3 क्वेश्चन लगातार एक ही पेज में था, ठीक है, एक ही पेज में ये क्वेश्चंस तीनों ऐड था 2008 का, ठीक है। कौन सा ईयर में, तो 2023 का प्रीलिम्स में, ठीक है। याद रखिएगा, इसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, ये नहीं कि स्किप करके और चले गए, ठीक है ना। मैं तो बोलती हूँ कि ठीक है 1.25 के स्पीड पे आप देखो, लेकिन स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। इसमें देखते हैं कि नीति बनाने की क्या मतलब बैकग्राउंड थी, पृष्ठभूमि देखते हैं। तो इसमें था कि झारखंड में खनन उद्योग, बिजली घर आदि कई परियोजनाओं के कारण भूमि अधिग्रहण होता था, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल बता ही दी थी कि ये मतलब खनन और उद्योग बिजली के ही कारण लोगों का जो भूमि था उन लोगों का भूमि को क्या कर लिया जाता था, तो अधिग्रहण होता था, ठीक है। इसे गरीब परिवार, आदिवासी समुदाय, अनुसूचित जो जाति थे, किसान, मजदूर आदि क्या होते थे, इससे प्रभावित हो जाते थे, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट के तरफ से तो आपका जमीन जाने का और घर जाने का मुआवजा तो दे दिया जाता था, ठीक है, बट ये नहीं क्लियरिफाई होता था कि वो जो वहां के जो जाति है, जो अनुसूचित जाति जनजाति, वहां के जो भी लोग थे वो जाएंगे कहाँ पे, ठीक है। उनका कोई ये नहीं रहता था कि आखिर वो वहां छोड़ेंगे तो फिर जाएंगे कहाँ पे, तो इसके लिए इसको लाया गया था। और क्या है इसमें, तो इन्हें बिना सूचित और सहारे या मुआवजे के विस्थापन करना सामाजिक और आर्थिक समस्याएं
पैदा करती थी, ठीक है। अभी तो गवर्नमेंट ने जो 2021 का जो नीति लाया है ना, उसमें है कि आपका जरा सा भी लैंड जाएगा ना तो गवर्नमेंट आपको क्या करेगा कि मुआवजा प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो 2008 का जो नीति कहता था कि शायद उस टाइम मुआवजा नहीं दिया जाता था, इसीलिए 2008 की नीति को क्या किया गया है, बनाया गया है, ताकि इन्हें उचित सहारे, ठीक है, मुआवजे विस्थापित करना और मतलब मुआवजा दिया जाए, ठीक है। और आर्थिक जो समस्याएं पैदा होती थी उसको सॉल्व करने के लिए कुछ पैसों का मुआवजा दिया जाता था, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि इसको ध्यान में रखते हुए पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति 2008 को क्या किया, बनाया गया, ठीक है। ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 2008 की नीति को लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या नीति का मेन उद्देश्य क्या है। जो आपका जो 2008 का जो आपका पुनर्स्थापन और पुनर्वास जो नीति है, उसका मेन उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मेन उद्देश्य देखने को मिलता है वो देखते हैं। इसमें हो जाएगा आपका कि विस्थापन को कम करना, ठीक है। जहां तक संभव हो वहां भूमि का अधिग्रहण कम से कम किया जाए, ठीक है। और क्या जाए और क्या करना है इसमें, तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा, पहला हो जाएगा कौन सा, तो आपका विस्थापन को कम करना, और दूसरा हो जाएगा आपका समावेशी का पुनर्वास। यानी कि समावेशी का पुनर्वास मीन्स हो सकता है कि प्रभावित परिवारों को समस्या जो सम्मानजनक जीवन स्तर पर उपलब्ध कराना, ठीक है। और क्या समझदारी और संवेदनशीलता, विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्ग का अधिक अधिकार सुरक्षित करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, जो विकास और पुनर्वास को जोड़ना। इसमें आपको हो जाएगा कि परियोजनाओं को क्या करना था, निर्णय में ही पुनर्वास को ध्यान में रखना था, ठीक है। जो भी परियोजनाएं थे उसमें निर्णय और पुनर्वास को क्या करना था, उसको ध्यान रखना था, ठीक है। सहभागिता का क्या करना था, तो सुनिश्चित करना था, जितने भी सहभागिता थे उसको सुनिश्चित करना था। इसमें क्या देखने को मिलेगा, जो भी आपका जो खनन माइनिंग जो भी था उससे जो भी प्रभावित लोग थे कि सक्रिय भागीदारी को पुनर्वास प्रक्रिया को अधिक प्रभावी क्या करना था, तो इसको बनाना था, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप लोग, और क्या है, मुख्य प्रावधान और नियम। तो इसमें जो आपका हो जाएगा विस्थापन संबंधी क्या क्या नियम है, ठीक है। 2008 का जो आया था आपका पुनर्वास और पुनर्विस्थापन, उसका क्या क्या नियम है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज आप लोग अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। अगर किसी परियोजना का कारण 100 से अधिक परिवार, ठीक है, मान लीजिए कि अगर कोई परियोजना है, ठीक है, मान लीजिए कि कहीं पे आपका माइनिंग किया जा रहा है, वहां से कोल निकाला जा रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या है, अगर वहां पे जिस जगह पे माइनिंग हो रहा है वहां पे अगर परिवारों की संख्या 100 है, तो उसमें क्या होगा कि अनैच्छिक रूप से विस्थापित होने की संभावना है, ठीक है। यानी कि उसमें है कि अन्य उसको मान लिया जाएगा कि वहां पे विस्थापित होने की संभावना है। तो सरकार अधिसूचना जारी कर पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास जो प्रशासनिक अधिकारी को क्या करेगा, उस वो तो नियुक्त करेगी, कौन, तो गवर्नमेंट, ठीक है। इसके साथ अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी नियुक्त किए जाएंगे ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके, ठीक है, चले, यहाँ पे चले हो जाएगा, ठीक है। एक बार और पढ़िए कि कितने परियोजना के कारण, तो कि किसी परियोजना 100 से अधिक परिवार, ठीक है, याद रखिएगा 100 से अधिक परिवार। नेक्स्ट देखते हैं कि सूचना और घोषणा क्या होता है, ठीक है। मतलब जो अधिकारी लोग को अपॉइंट किया जाएगा उसमें किस तरह के सूचना और घोषणा होगी। तो सभी घोषणाओं में कम से कम 3 समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएगी, मतलब 3 समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएगी। उसमें क्या होगा, कम से कम 2 हिंदी में होने चाहिए। जो भी आपके जो अब सूचना जो घोषणाएं पत्र आएंगी उसमें 2 हिंदी से होना चाहिए, और कम से कम कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। मतलब 2 हिंदी से और 1 आप इंग्लिश से कर सकते हो, ठीक है। इससे प्रभावित लोगों और समुदाय सूचना से अवगत रहे, ठीक है। यानी कि अभी भी ग्रामीण इलाकों में देखोगे
कि बहुत से लोग को हिंदी तक नहीं पढ़ने आ रहा, तो वो इंग्लिश कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने अपना कंडीशन रखा है कि जो भी घोषणाएं आएंगी वो 3 पेपर में आएंगे, ठीक है। अब वो तीनों पेपर में 2 पेपर ऐसा होना चाहिए जो प्रॉपर आपका हिंदी में लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है, ताकि वहां के जो भी लोग हैं और समुदाय हैं उसको पढ़ के वो अवगत हो जाए, ठीक है, यानी कि समझ सके कि आपका चिट्ठी में मतलब घोषणा में क्या लिखा हुआ, गवर्नमेंट में जो नोटिस भेजा उसमें क्या लिखा गया है, ठीक है। अब देखेंगे कि कौन परिवार लाभान्वित होंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ से जो मैं अभी पढ़ाना जो स्टार्ट कर रही हूँ, इसको आप लोग स्टार मार्क लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि 2023 में ना यही नीचे का जो और स्लाइडेड्स आएंगी ना 3-4, यही यहीं से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिएगा, ऊपर का है अब तो ऊपर वाले जितने स्लाइडेड करवाई हूँ उधर ही से क्वेश्चंस आएंगे, इधर से तो नहीं आएंगे क्योंकि इधर से आ चुके हैं, लेकिन फिर भी बी केयरफुली आप लोग पढ़ ले इसको, ठीक है। तो इसमें देखते कि क्या कौन सा परिवार जो है वो लाभान्वित होंगे। तो इस नीति के अंतर्गत लाभ पाने वाले परिवार लोग इस प्रकार हैं, ठीक है। तो किस तरह है, तो देखते हैं जो प्रभावित क्षेत्र में काफी समय से रह रहे हो, जो लोग वहां पे काफी समय से रह रहे हो, कृषि एवं गैर कृषि श्रमिक हो, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हो, भूमिहीन और गरीब रेखा के जो नीचे जीवन यापन करने वाले हो, और क्या बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग, अनाथ आदि असहाय वर्ग के लोग क्या कर सकते हैं, इसको तो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब विशेष रूप से सुनिश्चित सूचित क्षेत्रों में लंबे समय तक बसे लोग, ठीक है। पुनर्स्थापना और पुनर्वास का क्या प्रॉफिट होता है, यानी कि उसमें क्या लाभ मिलता है। तो इसमें होता है कि जिन परिवार की जमीन अधिग्रहित की जाती है उन्हें 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 ये आपको लाभ मिलना है, ठीक है। तो जिन परिवारों को जमीन को गवर्नमेंट के द्वारा अधिग्रहित किया जाता है उन परिवारों को अकॉर्डिंग टू 2008 नीति के अकॉर्डिंग आपको लाभ प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में 10 डिसमिल भूमि होना चाहिए, ठीक है। जिन लोगों का 10 डिसमिल भूमि है उन लोगों को भी दिया जाता है, और शहरी क्षेत्र में 5 डिसमिल भूमि मुफ्त दी जाएगी, ठीक है। इसमें जो होता है कि अगर आप लोगों का गवर्नमेंट के द्वारा जमीन को अधिग्रहित कर लिया जाता है, अधिग्रहण कर लिया जाता है, और जिन लोगों को गांव में अगर 10 डिसमिल जमीन था वो अगर माइनिंग या फिर कोई भी आपका पावर वावर जो भी डैम वैम के चक्कर में जो भी है कि जमीन आपका गवर्नमेंट कब्जा कर लेता है, तो उस टाइम आपको क्या किया जाएगा कि 5 डिसमिल जो मुफ्त में जमीन कहाँ दिया जाएगा, शहरी क्षेत्र में दिया जाएगा, ठीक है, और मुआवजा भी दिया जाता है। इस जो भी इसके साथ ही अन्य सहायक लाभ जैसे रोजगार, ठीक है, और भी सहायक लाभ दिए जाते हैं, जैसे कि बोलते हैं ना कभी भी जो अभी जो 6 लाइन रोड जा रहा है उसमें बहुत सारे लोगों का जमीन जो है वो जा रही है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग पैसा ले रहे हैं, तो कुछ लोगों ने रोजगार का डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो जैसे रोजगार भी मिलता है और आवासीय सहायता भी मिलता है, सामाजिक सुरक्षा भी मिलता है, और क्या मिलता है, तो आदि भी नीति में शामिल है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। शिकायत निवारण तंत्र क्या है इसका, ठीक है। इसमें जो 2008 का जो नीति है इसमें आप शिकायत भी कर सकते हैं और इसका निवारण भी किया जाता है। तो नीति में शिकायत निवारण व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया। तो शिकायत और निवारण व्यवस्था क्या है, तो प्रभावित परिवारों के लिए त्रिसदीय, ठीक है, त्रिसदस्यीय न्यायाधीकरण किया गया, ठीक है, यानी कि जो भी त्रिस्तरीय जो है उसका न्यायाधीशीकरण किया गया, ठीक है। और सेकंड क्या है आपका कि परियोजना स्तर पर सीमित किया गया, ठीक है। जो भी परियोजना स्तर पर जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसको सीमित कर दिया गया है, यानी कि उसमें कोई भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। फिर क्या है इसमें, तो जिला स्तर और राज्य स्तर पर क्या निगरानी का भी जो समितियां हैं वो आपको मतलब सपोर्ट करेंगी, ठीक है। और इसमें क्या कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य परिषद भी आपका क्या करेंगे, तो आपका निवारण करेंगे आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उनको। और एक चीज है कि जो आपका 2023 का जो क्वेश्चंस पूछा था, कुछ नहीं पूछा था उसमें, बहुत बहुत बड़ा इसी तरह से जो ये स्लाइड देख रहे हो ना, इसी तरह स्लाइड में बहुत लिखा हुआ था
2008 का नीति के बारे, ठीक है। वहां पूछा गया कि जो शिकायतें और निवारण का जो बात होता है वो कौन करते हैं, ठीक है, किसके नेतृत्व में किया जाता है, ठीक है। तो वहां पे ऑप्शन आपका क्या था, तो वहां पे ऑप्शन आपका मुख्यमंत्री भी था, ठीक है। तो वहां का जो आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए था, मैं देखी हूँ, तो वो आंसर कौन सा हो जाता आपका, तो मुख्यमंत्री हो जाता, ठीक है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही राज्य परिषद के द्वारा सभी शिकायतों का निवारण किया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये सुनिश्चित करते हैं कि पुनर्वास की प्रक्रिया में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। और ये भी सुनिश्चित कर दिया जाता है लोगों को कि पुनर्वास की प्रक्रिया में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। नीति का सामाजिक महत्व क्या है, जो नीति है आपका इसका सामाजिक महत्व क्या देखने को मिलता है, तो इसमें जो देखने को मिलेगा आपका कि यह नीति स्थानीय लोगों की भूमि, संस्कृति एवं आजीविका के अधिकारों की रक्षा करती है, ठीक है। किसकी किन किन चीजों की रक्षा करती है, तो भूमि, संस्कृति, आजीविकाओं के अधिकारों की रक्षा करती है। और क्या करती है, संसाधन आधारित विस्थापन के कारण आने वाली सामाजिक समस्याओं को कम करती है, ठीक है। और यह नीति विकास को सामाजिक न्याय और अधिकारों से भी ये जोड़ती है और कमजोर वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करती है। ओके, सीमाएं और आलोचनाएं भी देखते हैं, ठीक है। इसका क्या सीमाएं हैं और इसका क्या आलोचनाएं हैं वो भी जानना जरूरी है। तो इसमें है कि कई बार नीति प्रभावी रूप से लागू नहीं होती है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो 2008 का जो नीति है वो प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाती, ठीक है। प्रशासन में देरी और भ्रष्टाचार के कारण प्रभावित लोगों को लाभ नहीं मिलता है, ठीक है। देखोगे कि अगर अभी भी अगर क्या आपका जमीन वगैरह अगर गवर्नमेंट में अधिग्रहण हो गया है, अगर रोड बनने या फिर माइनिंग वाइनिंग में, तो इतना प्रशासन में भ्रष्टाचार चल रहा है कि मान लो कि आपको मुआवजा के तौर पे 5 लाख रुपीस दिए जाने का बात हुई है, तो आप तक पहुंचते पहुंचते वो 3,85,000 पहुंचेगा, बाकी का 1.5 लाख पता नहीं कहाँ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो अब इसमें क्या होता है, प्रशासन देरी भी करता है, भ्रष्टाचार के कारण प्रभावित लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि पुनर्वास नियमों का सही क्रियान्वयन हर जगह समान नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर विस्तार से नीति और फायदे और कमी दोनों का विश्लेषण देना पड़ता है ताकि नीति का पूरा असर समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे इतना देखने के बाद कंक्लूजन में मैं थोड़ा सा वर्ड में बता देती हूँ कि यहाँ पर विस्तार जो नीति है उनके फायदे और कमी को दोनों को विश्लेषण देना पड़ता है ताकि ताकि क्या होगा कि नीति पूरा असर समझ आए, ठीक है। जो नीति का जो पूरा असर होता है वो समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखते हैं जो आपका पुनर्स्थापना और पुनर्वास नीति 2018-8 में परिवार में कौन शामिल है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जाके देखिएगा 2023 का क्वेश्चन, वो तो मैं टेलीग्राम में भेज दूंगी। और हाँ, जो बच्चे अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए हैं ना, तो वैप्स अकेडमी है, ठीक है, वैप्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल है, आप जाके वहां से जुड़ सकते हैं। यहाँ जब क्लासेस खत्म होती हैं तो आप अगर टेलीग्राम चैनल आप लोगों को नहीं मिलता है तो प्लीज कमेंट मी, मैं आप लोगों को टेलीग्राम लिंक तुरंत वहां पे प्रोवाइड करवा दूंगी, जाके जुड़िए। क्योंकि मैं जो आज मैं क्लासेस ली हूँ ना उनका मैं टेलीग्राम पे क्वेश्चंस को सेंड कर दूंगी ताकि आप लोग देखो, और पढ़ना नेसेसरी है, ठीक है। अगर आपको जेपीएससी निकालना है तो देखो, जो जिन लोगों का एज एबव हो गया है, ठीक है, उन लोगों को कितना तकलीफ हो रहा होगा, है ना, कि जो लोग इतने सालों से जेपीएससी का तैयारी कर रहे थे उन लोगों को फॉर्म फिलअप करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये मत सोचो कि हम आप लोग अगर बहुत ज्यादा एज नहीं हो रहा है, आप लोग आगे का भी एग्जाम दे पाएंगे, तो ये मत सोच के चलिए, ठीक है। मैं क्लासेस जो लेती हूँ ना वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, मेरा क्लास अननेसेसरी टॉपिक्स नहीं लाती हैं, ठीक है। मेरा और जो भी सर का जो क्लास चल रहा है ना वो जेपीएससी के लिए बेस्ट है। आप पढ़ो तो पहले एक बार, ठीक है, और हमसे जुड़िए तो एक बार फिर पता चलेगा। इसीलिए टाइम को और अपना जो उम्र है उसको बर्बाद मत कीजिए। अगर फॉर्म आया है, मार्क
कितनों भी कम सीट है, बट वहां पे आप लोगों को जितने भी 102 सीट्स है ना, वहां पे आप लोगों को शामिल होना है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को प्रॉपर वे में स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है, और प्लीज कमेंट करके जाइए, ठीक है। आप लोग ना कमेंट नहीं करते हैं, इस वजह से मुझे भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझे आई एम क्या बोलूं डिससेटिस्फाइड, बिकॉज कि आप लोग देते ही नहीं हो, मेरे को मोटिवेट करते ही नहीं हो, ना ही तो कमेंट करते हो। बट कोई नहीं, होता है, क्योंकि फेस टू फेस नहीं हो ना, तो थोड़ा सा तो अनकंफर्टेबल आप लोग को भी लगता होगा, ठीक है। बट कोई नहीं, ठीक है, आप लोग शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखते हैं कि इसमें क्या है, कौन कौन परिवार के लोग शामिल हो सकते हैं। तो पहला देखते हैं, परिवार का मुखिया, ठीक है, पुरुष या महिला दोनों हो सकते हैं। परिवार का मुखिया यानी घर का जो मेन होता है, गार्जियन होता है, उसमें अगर महिला है तो वो भी आ सकती है, पुरुष है तो वो भी आ सकते हैं, जिनके नाम पर भूमि, घर और आजीविका प्रभावित हुई हो, ठीक है। और ये भी होता है कि जिनके नाम पे आपका भूमि और घर है, ठीक है। और कौन आते हैं, तो आते हैं कौन, पति पत्नी दोनों आते हैं, वैध यानी विवाह के अंतर्गत, ठीक है, वैध विवाह के अंतर्गत साथ रह रहे हो या निर्भर हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, तो अविवाहित बच्चे, ठीक है। इसमें आ जाएगा कि अविवाहित आपके जो भी बच्चे हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका पुत्र यानी कि आपका बेटा अगर विवाहित है, ठीक है, अगर वो विवाहित है तो वो नहीं हो सकते हैं शामिल, ठीक है। लेकिन वो कंवारा है और पुत्री भी कंवारी है, यानी कि उन लोग अनमैरिड है, तो वो शामिल हो सकती हैं। और क्या है, आयु की कोई सख्त सीमा नहीं है, ठीक है। शर्त है यह है कि वे आश्रित हो, यानी कि उन लोगों का मतलब कोई सीमा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मान लो कि अभी जो भी हमारे स्टूडेंट है, मान लो कि 25 के होंगे या फिर 30 के होंगे, तो वो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं ना, तो अभी किस पे आश्रित होंगे वो, तो अपने माँ पापा पे होंगे आश्रित, ठीक है, माँ पापा पे होंगे। तो माँ पापा पे अगर आप आश्रित हो ना, तो आप इस चीज को लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। चाहे आपका एज कितना भी हो रहा है, अगर आपका एज 40 भी हो और माँ पापा पे आश्रित हो और अनमैरिड हो, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो, ठीक है। अगर आपकी आप बेटी हो या फिर बेटे हो और आपकी शादी हो चुकी है, मैरिज हो चुकी है, ठीक है, आपकी शादी अगर हो चुकी है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसका फायदा नहीं उठा सकते। क्यों ना, आप 19 ईयर की हो या फिर 20 ईयर की हो, नहीं हो सकते हो शामिल, ठीक है। और देखते हैं कि आश्रित सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन आश्रित हो सकते हैं। यहीं से पता है क्वेश्चंस ना, ए बी सी करके दिया था, अब पूछा गया था कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन में 1 2 3 दोनों था, तो 1 2 3 करेक्ट आंसर हुआ था उसमें। तो उसमें था कि अगर नीति में आश्रित होना सबसे बड़ा आधार है, तो क्या, तो माता पिता अगर उसी पर निर्भर हो, तो ये भी हो सकते हैं। वृद्ध माता पिता भी होते हैं, विधवा दिव्यांग सदस्य भी होते हैं, विधवा महिला भी होती है, फिर अनाथ बच्चा लोग भी इसमें हो सकते हैं, ठीक है। और क्या, अविवाहित भाई बहन, मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑप्शन में ये भी था, पहला ऑप्शन में एक ये था माता पिता, दूसरा ऑप्शन में ये भी था अविवाहित भाई बहन अगर साथ रह रहे हो, ठीक है। अगर आपके भाई बहन भी अनमैरिड है, मान लीजिए कि आप लोग 2 4 भाई हो, ठीक है, उसमें है कि बड़ा भाई का शादी हो गया या फिर नहीं भी हुआ है, लेकिन आप और मम्मी पापा सब कंबाइंड रह रहे हो, मतलब एक बड़े फैमिली में हो, ठीक है। और आपका जो प्रॉपर्टी है वो मान लीजिए कि आपका भाई के नाम पे, ठीक है, आप भाई के नाम पे है, तो उसमें आपका जो है कि आप उसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और लेकिन ये भी है कि अगर आप अविवाहित हो तो, ठीक है, अविवाहित हो तो तभी इसका फायदा उठा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट है आदिवासी जो परिवार यानी एसटी के लिए विशेष दृष्टि है, क्या है, तो एसटी के लिए क्या है, तो इसमें है आपका संयुक्त परिवार की परंपरा को मान्यता, और क्या किया गया है, तो परिवार की संरचना को लचीले रूप से देखा जाता है, ठीक है। और केवल कागज नहीं, सामाजिक वास्तविकता को भी मानी जाती है, ठीक है। अब इसमें कौन शामिल नहीं होता है, देखते हैं इसमें कौन शामिल नहीं होता है, सामान्यता। तो देख लीजिए,
विवाहित पुत्र नहीं हो सकता है। अगर अलग रह रहा है तो, अगर मम्मी पापा से आप अलग रह रहे हो और आप विवाहित हो तो आपका इसका लाभ नहीं मिल सकता है। और विवाहित पुत्री अगर अलग परिवार बना चुकी है तो इसको भी लाभ नहीं मिल सकता। दूर के रिश्तेदार जो निर्भर ना हो, ठीक है, उसको भी नहीं मिल सकता है। ओके, तो चलिए आज के इतने सारे क्वेश्चंस के बाद एमसीक्यूज देखते हैं कि क्या है एमसीक्यूज में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, है ना। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आप किस चीज का, तो एमसीक्यूज का। ठीक है, प्लीज कमेंट करके जाना, बहुत ही मेहनत से इसको मैं बनाई हूँ, ठीक है ना। प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसमें देखते हैं कि नीति 2008 में परिवार की पहचान का सर्वाधिक निर्णायक आधार क्या है। तो इसका सार्वजनिक निर्णायक आधार क्या है, तो हो जाएगा आपका क्या, तो आर्थिक एवं सामाजिक आश्रितता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। तो देखते हैं क्या कंक्लूजन। तो नीति में परिवार का परिभाषा होता है डिपेंडेंसी बेस्ड, ठीक है, यानी कि एक दूसरे पे क्या आश्रित रहना, न कि केवल रिश्ते पर। ठीक है, न कि केवल रिश्ते पर, याद रखिएगा ये पॉइंट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि यदि कोई विवाहित पुत्र अलग रहता है लेकिन परियोजना से उसकी आजीविका प्रभावित हुई है तो, अगर कोई विवाहित पुत्र अलग रहता है लेकिन परियोजना से आजीविका प्रभावित रही है तो क्या हो सकता है, तो वो हो जाएगा आपका अलग प्रभावित परिवार माना जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी उसका आंसर हो जाएगा, यानी कि अलग निवास। ठीक है, अलग निवास और अलग जीविका, यानी कि अलग पीएफ माना जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। 2008 में विस्थापन का अर्थ केवल भूमि अधिग्रहण नहीं बल्कि इसमें क्या शामिल थी। तो भूमि अधिग्रहण के अलावा और क्या क्या शामिल था आपका 2008 का विस्थापन में, तो क्या था, तो आवास था, आजीविका था और सामाजिक संरचना का टूटना था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है हमारा। तो नेक्स्ट है कि इसमें क्या हो जाएगा कि ये जो है नीति जो है आपकी, आप किस तरह की है, तो हॉलिस्टिक डिस्प्लेसमेंट को मानती है। किसको मानती है ये नीति, तो ये आपको हॉलिस्टिक डिस्प्लेसमेंट को ये मानती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीति के अनुसार दीर्घकालीन जो निवास का महत्व क्यों है, जो दीर्घकालीन जो निवास है उसका महत्व क्यों है, तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी भूमि पत्र न होने पर भी पत्रता दी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है आपका। नीति 2008 में आदिवासी, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया है एसटी वाला। ठीक है, एसटी परिवार के लिए विशेष प्रावधान का मूल उद्देश्य क्या है। जो विशेष प्रावधान है उसका मूल उद्देश्य क्या था, तो मूल उद्देश्य था इसका कि भूमि संस्कृति आजीविका का क्या करना था, तो संरक्षण करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति के अंतर्गत भूमिहीन की सही पहचान क्या थी। ठीक है, ये 2008 की जो नीति है उसके अकॉर्डिंग भूमिहीन जो लोग थे उसकी पहचान क्या थी, तो उनकी जो पहचान थी वो थी जो भूमि का मालिक नहीं पर उससे जीविका चलता है। ठीक है, भूमि का तो मालिक नहीं है बट जो वो भूमि है उससे उसका जीविका चलता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि यानी कि जो उसका भूमि तो नहीं था लेकिन उससे उसका जीवन चलता था, यानी कि पटाईदार, यानी खेत मजदूर, मतलब जैसे मजदूरी वगैरह करके करते थे। ठीक है ना, मतलब अभी जो कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि जमीन को साझा में दे देने के बाद, यानी कि ये मालिक को आप दो 40% 30% ऐसे कुछ दो और 60% 70% रख लो। ठीक है, तो उस तरह का जीविका को क्या कहते थे, तो आप कह सकते हैं कि भूमिहीन की पहचान ऐसे किस तरीके से किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, यदि किसी परियोजना में 99 परिवार प्रभावित हो तो, ठीक है, 99 परिवार और 100 परिवार, ठीक है, 100 परिवार, तो क्या हो जाएगा, नीति लागू होगी पर विशेष अधिकार अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें होगा कि आपको कितना ऑफिसर अपॉइंटमेंट किया जाएगा। ठीक है, ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा किस लिए, तो अगर 100 परिवार है तो उसमें आपको जो नोटिस है उसके लिए आपको लागू किया जाएगा नोटिस के अकॉर्डिंग। ठीक है,
2008 में महिला मुखिया परिवार को विशेष श्रेणी में रखने का कारण क्या है? इसका रखने का कारण क्या है? तो सामाजिक, आर्थिक और संवेदनशीलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, झारखंड पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति 2003 किस कारण लाई गई थी? ठीक है, 2003 को किस कारण लाई गई थी? तो लाने का जो मेन मोटिव था वो था आपका विकास परियोजनाओं से हो रहे विस्थापन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इसमें हो जाएगा आपका कि 2000 जो झारखंड जब अलग हुआ था, झारखंड राज्य का गठन 2000 बाद खनन व उद्योग बढ़े, जिससे क्या हुआ, विस्थापन हुआ। इसी कारण समाधान हेतु 2003 को लाया गया था नीति को। ठीक है, नीति 2003 की किस प्रकार की नीति मानी जाती थी? ये किस तरह 2003 को किस नीति, ऐसे तो 2001 में भी लाया गया था। ठीक है, जब झारखंड अलग हुआ था बिहार से तब, तो 2001 में भी लाया गया था, बट आपका माना कब से जाता है? तो 2003 से माना जाता है, इसको पहली नीति माना जाता है। ठीक है, कौन सी नीति माना जाता है? तो पहली औपचारिक पुनर्वास नीति किसको माना जाता है? तो 2003 को माना जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्लेषण देख लीजिए आप लोग कि पहली पुनर्स्थापना और पुनर्वास नीति 2003 को माना जाता है। 2003 का जो मुख्य फोकस था वो किस पर था? तो मुख्य फोकस था आपका क्या, भूमि अधिग्रहण और मुआवजा। ठीक है, भूमि अधिग्रहण और मुआवजा। 2008 का भी यही मोटिव था, मुआवजा को ये करना। ठीक है, उसको प्रॉपर वे में लागू करना। ठीक है, 2003 की मुआवजा केंद्रित थी, जो 2003 का जो नीति था वो केंद्रित किसमें थी? तो ये किस तरह का था? तो होलिस्टिक रिहैबिलिटेशन था। क्या था? होलिस्टिक रिहैबिलिटेशन इसमें नहीं था। ठीक है, 2003 में जो परियोजना प्रभावित परिवार की पहचान किस आधार पर की जाती थी? तो किस आधार पर की जाती थी आपका परिवार का? यानी कि इसको भूमि घर के पर किया जाता था। ठीक है, यानी कि आजीविका से प्रभावित लोगों को स्पष्ट मान्यता नहीं थी, लेकिन किससे थी आपकी? तो भूमि घर के अधिग्रहण पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीति 2003 में निम्न में से कौन स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सेलेक्ट करो कि इनमें से कौन 2003 को स्पष्ट शामिल नहीं है। तो क्या भूमिधारिता, घर खाने वाले परिवार थे, भूमिहीन मजदूर और या फिर खातेदार? तो प्लीज इसको आप हमको बताइए, आंसर तो दिख ही गया है। तो इसमें से कौन सा नहीं था? तो ये 3, यानी कि भूमिहीन मजदूर इसमें शामिल नहीं था। किसमें? तो 2003 का जो आपका जो नीति आया था उसमें कौन कौन शामिल था? भूमिधारी था, घर खोने वाले परिवार थे, खातेदार थे, बट कौन नहीं थे? भूमिहीन मजदूर शामिल नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? हाँ, विश्लेषण यही नीति की बड़ी कमी मानी गई है। ठीक है, नीति 2003 के अंतर्गत रोजगार का प्रावधान कैसा है? तो प्राथमिकता के आधार पर संभावना व्यक्त करता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका एनालिसिस नहीं कर पाई हूँ, बट कोई नहीं, मैं कर दी। ऑप्शन नंबर सी, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति किस वर्ष लागू हुआ था? ठीक है, तो पूछेगा कि झारखंड उद्योग एवं निवेश नीति किस वर्ष लागू हुआ था? ये हो जाएगा 2021। ठीक है, 2021 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका? तो देखिए इसमें थोड़ा सा कंक्लूजन देखिए, क्योंकि 2016 भी है। ठीक है, रिप्लेस करके 2021 को किया गया, लेकिन आप इसमें कह सकते हैं कि जो औद्योगिक नीति 2016 के स्थान पर 2021 में लाई गई है। ठीक है, तो 2016 भी है, बट अभी उसको रिप्लेस करके 21 में लाया गया है, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2021। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि औद्योगिक नीति 2021 की वैधता अवधि क्या है? तो कब तक है? तो 5 ईयर, 2021 से लेके 2026 तक ये चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विश्लेषण नीति 5 वर्ष के लिए लागू, ये महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं कुछ कुछ चीजें लिख देती हूँ, क्योंकि उतना रिकॉल नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि क्वेश्चंस आते रहेंगे तो फिर कौन सा क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उतना रिकॉल नहीं हो पाता है, इसलिए मैं उसी टाइम लिख देती हूँ कि नहीं, इंपॉर्टेंट है ये। तो नीति 2021 का मुख्य फोकस क्या था? तो निवेश, रोजगार और क्या था? तो ईज ऑफ डूइंग में फोकस किया गया था। ओके, निम्न में से किसे नीति 2021 का रीड कहा गया है? ठीक है,
तो 2021 का जो रीड है उसको किसको कहा गया, तो वो आपका हो जाएगा एमएसएमई को उसको रीड कहा गया। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा, तो एमएसएमई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि नीति 2021 में किस क्षेत्र को नई प्राथमिकता दी गई, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसको नई नया है वो, तो आईटी। ठीक है, स्टार्टअप्स को आपको नई प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसको तो आंसर भी दिख गया बट कोई ना, मैं छोटा कर देती हूँ उसको, आप नहीं देख पाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। इसमें है कि 2021 में के अंतर्गत एसजीएसटी, ठीक है, इसमें प्रतिभूति किससे जुड़ी हुई है, तो किससे जुड़ी हुई है, तो रोजगार सृजन से। ठीक है, हाँ, तो आज का जो क्वेश्चंस थे इतना ही थे। तो आई होप आप लोगों का जो आज मैं क्लासेस करवाई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासेस हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासेस हैं, तो प्लीज आप लोग ना ये क्लासेस को मिस मत कीजिएगा। ठीक है, ये जो क्लासेस करवाई हूँ इसको मिस मत करना आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर 14th जेपीएससी। ठीक है, क्योंकि 21 में भी ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, 23rd में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि 2026 में भी पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। इस चैप्टर का वेटेज ही है 6 क्वेश्चन का। ठीक है ना, तो 6 क्वेश्चंस का मैं करवा दी हूँ, तो प्लीज आप लोग जो मैं पैसेजेस पढ़ाई हूँ ना उसको याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और प्लीज यार 1K का सब्सक्राइबर का जो मुहिम है उसको फुलफिल कर दो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।